नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेजर जनरल राजन कोचर साहब और पिछली बार भी जुड़े थे तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वो जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, वेटरन हैं, आर्मी वेटरन हैं, मेजर जनरल लेवल पर उन्होंने सर्व किया है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, अपने विचारों से सबको अवगत कराते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर वो अपने लेख लिखते हैं, पुस्तकें लिखी हैं और जियो स्ट्रैटेजिक के एक्सपर्ट हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और मैं सभी दर्शकों से देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा-सा देर हो गया, परंतु कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है, कभी-कभी हम किसी विषय में फँस जाते हैं। जन साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहता हूँ कि आज जो हम विषय पे बात करेंगे, एक बार फिर से हमास और इज़राइल का जो वार चल रहा है, प्लस उसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस और साथ-साथ उस हॉस्पिटल वाले एपिसोड को भी हम टच करेंगे कि वो नैरेटिव फेक चलाया जा रहा है कि रियल में इज़राइल के द्वारा गलती हुई है या हमास के किसी ग्रुप ने उसके ऊपर अटैक करके उसको विक्टिम कार्ड प्ले किया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और जिन साहब, ओवर टू यू। तो थोड़ा-सा हमें बताइए कि अभी करंट सिनेरियो क्या है इज़राइल और गाज़ा का वॉर का? ओके, धन्यवाद सुनैना जी, आपने मुझे इनवाइट किया दोबारा और मुझे अच्छा लगता है आपके चैनल पे आना और जो व्यूअर्स को हम जितना सच्ची जानकारी दे सके लड़ाई के बारे में, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी लेटेस्ट सिचुएशन, आज मॉर्निंग में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी है। उसमें बताया है कि हम इस ऑपरेशन को 3 फेज में करेंगे। फेज 1 ऑलरेडी चल रहा है और फेज 2 के ऑपरेशन में जब एक बार गोलाबारी वगैरह आपका एयर पावर हमास को इतना कमजोर कर देगा और जो जी, घेरा डाल रखा है, तो फिर जी, हमारे स्पेशल फोर्सेस अंदर जाएंगे जी, और होस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज अभी मेन मुद्दा ये आ रहा है कि 250 के तकरीबन होस्टेजेस हमास ने ले रखे हैं। उसमें फॉरेन कंट्रीज के बहुत ज्यादा है, 9 कंट्रीज के होस्टेजेस हैं, जिसमें जी, अमेरिका के भी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के भी हैं और ग्रेट ब्रिटेन के भी हैं, अर्जेंटीना के भी हैं, जी, थाईलैंड के भी हैं। सो ये भी प्रेशर है इन कंट्रीज से भी आप हमारे होस्टेजेस को भी निकालिए। तो जी, वो एक रिटायर्ड जनरल उसको लगा दिया है, वो उसके ऊपर एक्चुअली वर्कआउट कर रहा है कि किस टाइम फ्रेम में बातचीत होगी। जी, हमास ने ये बोला है कि जब तक गोलाबारी चलती रहेगी हम बातचीत नहीं करेंगे होस्टेजेस के बारे में। तो ये भी एक चैलेंज है। तो जी, आज जो इंटेलिजेंस कर रहे हैं और जो मोसाड अपनी गलतियों का एक दिखाना चाहता है कि वो अभी भी एक पोर्टेंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एक जी, ताकतवर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल रहा है आज। अभी आपने जी, देखा जी, होगा पिछले 3 दिन से हमास के जितने भी लीडर्स हैं जो उधर जी, हैं ग्राउंड जीरो पे, उनको मारा जा रहा है। जो जी, इनके टॉप लीडर्स हैं वो तो गाजा में है ही नहीं, वो जी, तो जी, छुपे जी, हुए दोहा में। वो तो जी, कटार की छत्र छाया में है, तो उनको अभी तो हम टच नहीं कर सकते। पर जो वहां पे लड़ रहे जी, जी, से आ रही है, पर ये जो इनका जो सेकंड टियर है लीडरशिप का, ये जी, अभी लड़ रहा है, इनको मारा जा रहा है। और जी, अगर इनकी लीडरशिप को ऐसे ही मारते रहेंगे तो ऑब्वियसली इनका, देखिए, फौज में भी होता है, मोराल होता है। अगर एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर अगर शहीद हो जाता है तो उस यूनिट जी, का जी, मोराल भी डाउन हो जाता है। इसी तरीके बिल्कुल, से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हायरार्की होती है, और अगर उनका लीडर मारा जाएगा तो ऑब्वियसली उनका हौसला भी कम होगा। और जी, जो रिप्लेनिशमेंट आना चाहिए उसको ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी इजराइल प्ले कर रहा है। जी, इसने जहां से रिप्लेनिशमेंट आ सकता था वो सारे रास्ते बंद कर दिए। जी, आपके सी में, मेडिटेरियन सी में, अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड किंगडम का भी एक वॉरशिप आ चुका है। जी, 8 जी, वॉरशिप्स अमेरिका के ऑलरेडी हैं वहां पे, 2 जी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में आप जानते हैं 90 एयरक्राफ्ट होते हैं, 5000 सेलर्स होते हैं, बहुत बड़ी जी, एक्चुअली फोर्स है वहां पे। जी, लेबनान बॉर्डर पे हजबुल्ला के पास इतना दम नहीं है, उसको भी चुप कराया जो इसको कराया गया है। और अभी जी, तक
हिजबुल्लाह को कोई सक्सेस नहीं मिला है। वो अपने रॉकेट और मिसाइल इसको दाग रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, जी। तीसरा जो आपका सीरिया बॉर्डर लीजिए, आपका जो नॉर्थ पे है, वहां पे गोलन हाइट्स में ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, डोमिनेटिंग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और दमेस्कस में भी फायर कर दिया, हर एक जगह फायर कर दिया, सीरिया को बता दिया कि आप दूर रहिए। और जी, जी। एक न्यूज आज आई थी कि यमन से कोई हौदी ने कोई वहां से मिसाइल फायर किया, वो तो पहुंचा भी नहीं होगा, वो 700 किलोमीटर दूर है यमन। तो जी, जी। ये जो इतने भी न्यूज टीवी चैनल में आते हैं, आप उनको एक पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे बोलते हैं, उनसे ले लीजिए, उनका कोई रियल इम्पैक्ट लड़ाई पे नहीं हो रहा। तो जी, आज जी। की सिचुएशन ये है कि इजराइल के सारे टैंक्स अपने फॉरवर्ड असेंबली एरिया में पहुंच चुके हैं, जी, सारे आर्टिलरी गन्स उनकी डिप्लॉय हो चुकी हैं। जी। इसको जमीनी कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रखे। जी, दूसरा, जो इजराइल को असला बारूद चाहिए अमेरिका से आ रहा है, जहां जी, पे कमी थी इंटरसेप्टर्स की आ चुकी है, जी, जहां पे उनको 155 आर्टिलरी एम्यूनिशन चाहिए, वो उनको मिल गया है। जी, और जो भी उनको जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में कमी आएगी, वो अपनी जी, कमी ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, तो अमेरिका साथ है। तो जी, और जो इस लड़ाई को अभी इसी तरीके से लड़ा जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके चैनल में इसलिए इसको बताना चाहता हूं, ये आपका होस्टेजेस का पॉइंट है। जी, होस्टेजेस को एक पॉइंट पे रिलीज इनको करना ही पड़ेगा। वो जी, एक प्रीरेक्विजिट है, चाहे एक्सचेंज करें प्रिजनर्स का, जो पैलेस्टीनियन है, जो इजरायली प्रिजन में है, कुछ जी, जी, एक्सचेंज हो सकता है। बट वो तभी होगा जब हमास को बहुत कमजोर कर दिया जाएगा, जी, जब हमास के पास दम नहीं रहेगा। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि रोज फायर होगा, रोज आर्टिलरी फायर होगा, एयर अटैक्स होंगे। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक हमास आपका कमजोर नहीं बने। जी, जी। तो ये जो जिन साहब, इसमें मैं जानना चाह रहा था, हमारा अपनी कंट्री का, भारत का तो कोई हॉस्टेज में नहीं है ना उधर, क्योंकि हम तो अपने नहीं, इवैक्यूएशन कर चुके हैं, अपने ला चुके हैं सारे सिटीजन्स को। देखिए, गाजा में कोई इंडियन वहां पे क्यों जाएगा? जी, जी, वहां पे कोई अपने यूनिवर्सिटी थोड़ी है कि जहां पे पढ़ने जाएगा। जी, और जी, वो भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है। जी, वहां पे तो इतनी गरीबी है, इतना वो है। तो हमारे इंडियंस तो इसराइल में है, 18,000 है तकरीबन। 300-400 वापस आ गए, बाकी वापस नहीं आना चाहते। तो वो वहां खुश है, तो वो वहां पे सिक्योर है। इसराइल गवर्नमेंट ने हमको एश्योरेंस दिया है, हमारी गवर्नमेंट को, कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आपके जी, लोग बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर है। तो अभी जी, वो उस चीज की चिंता नहीं है। और जो भी जब भी हमारी हमारी इंडियन एम्बेसी को ऐसा लगेगा कि उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप देख लेंगे कि वो 2-3 दिन में इसको पूरे विड्रॉ हो जाएगी। जब अगर जी, ऐसी वहां पे स्थिति बनती है कि उसमें हमको ऐसा लगता है कि हमारे नागरिक डेंजर में है, तो उनको विड्रॉ करने की जरूरत है, तो हम उनको कन्विंस करेंगे वापस आने के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जी, आज जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, उसमें हमास का अपर हैंड है। बिकॉज जी, आपने देखा होगा कि अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में पैलेस्टीनियंस के लिए और उनके सपोर्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे जी, 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 हैं। और ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पैलेस्टीनियन और हमास एक सेम चीज नहीं है। जी, 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 हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। 2006 में इलेक्शन जीता था वहां पे गाजा में, और 2006 के बाद इलेक्शन हुए ही नहीं वहां जी, पे। जी, और वहां पे वो अपनी फोर्स के साथ मोर देन 60% पैलेस्टीनियन जो गाजा में रहते हैं, वो हमास को लाइक नहीं करते। जी, जी, पर उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो कहाँ जाएंगे? जी, अभी उनके पास अभी ऐसा कोई स्टेट नहीं है। वेस्ट बैंक जाएंगे, इसको वेस्ट बैंक में तो हालत और भी उसको खराब है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी वहां पे इसराइल का काफी इंटरफेरेंस है हर एक चीज में। तो वहां पे पैलेस्टीनियंस का कोई जो कोई ऐसा वजूद नहीं है। और जी, गाजा में क्योंकि पैलेस्टीनियंस का अपना वजूद है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी
हमारा लैंड है, तो वो इसीलिए हमास को झेल रहे हैं। और जी जी जितनी एड आ रही है, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न नेशंस गाजा को एड भेज रहे हैं आज तक, और कई सालों से ये एड आ रही, और ये एड हमास लेता है। लोगों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं बनाता है, लोगों के लिए स्कूल्स नहीं बनाता है, कॉलेजेस नहीं बनाता है, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाता है, और ये अपना जो टनल का नेटवर्क है इसको क्रिएट कर रहा है। जी और जी ये, और यहीं पे मैं इसको आना चाहता हूं कि हमास को किसने ऊपर लेके आया? इजराइल उसको लेके आया एज अ काउंटर टू द पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस टाइम पे यसर अराफात लीड कर रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए हमास को जन्म दिया गया। जी जी सिमिलरली तालिबान को अफगानिस्तान में कौन लेके आया? अमेरिका लेके आया। अमेरिका लेके आया, बिल्कुल। तो आप ये इसको देख रहे, मुजाहिदीन के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट उसको उसको क्रिएट किया गया अफगानिस्तान में। तो ये आज देखिए, ये लड़ाई इजराइल और हमास की नहीं रह गई है। जी जी अभी ये एक जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल स्फीयर में पहुंच चुकी है। आपका जी रशिया आ गया बीच में, जी जी चाइना का प्रेसिडेंट और इस इजिप्शियन प्रेसिडेंट में ऑलरेडी बातचीत हो रही है। जी चाइना ने बोला इजिप्ट को कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए। इसका मकसद क्या है? क्योंकि चाइना इजराइल बॉर्डर पे आना चाहता है, वो जी वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। जी जी तो ये यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा ये हो रहा था, और अब हम मिडिल ईस्ट की लड़ाई में देख रहे हैं, और अभी आप देखेंगे काफी फ्रंट और खुलेंगे। जो इस फसाद की जड़ है, हम उस जड़ को नहीं पकड़ना चाहते, वो जड़ है ईरान। जी जी और आज तक इस लड़ाई 7 अक्टूबर से चली है, जी तो पूरी प्रूफ है कि इस यहाँ पे ईरान का इसमें डायरेक्ट रोल है। जी जी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक, और वो उसको बोलता है कि वी डोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस। आपको क्या कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर जो बाइडेन, आपको क्या चाहिए? ऑल एविडेंस इज अवेलेबल टुडे इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। यूनाइटेड स्टेट्स जो पे उनके जो सैटेलाइट्स है और जिस प्रकार से उनकी टेक्नोलॉजी है, क्या वो जानते नहीं है कि ईरान उनको कितने सालों से मजबूत कर रहा था, इसको हिजबुल्लाह को और इनको हमास को? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं पता कि इतने हथियार ऑलरेडी आ चुके हैं हमास के पास? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं पता कि टनलिंग हो चुकी है 400 किलोमीटर की, क्यों हो रही है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं पता कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड ये इनको इसको सीरिया में ट्रेन कर रहे हैं, लेबनान में ट्रेन कर रहे हैं? ये सारी जो गेम सुपर पावर्स की, हम लोग एक कॉमन मैन को इसको नजर नहीं आता है कि ये सुपर पावर्स की गेम है। इसमें ये जो प्यादे हैं, एक्चुअली इट इज अ गेम ऑफ चेस। यस आप खेले चेस? नहीं सर, मुझे अच्छा यहाँ अच्छा, पे आप मैं नहीं नहीं खेले? खेला। अच्छा, जी मैं खेला हूं चेस, तो मैं बता रहा हूं। जी यू इट इज अ गेम ऑफ चेस। जी ये सारे जो आपके हमास है और ये लोग हैं, ये खाली प्यादा है। जी जी जो जी इसका वजीर है और जो रानी है वो कोई और है। बिल्कुल बिल्कुल और चेस में मैक्सिमम पावर जो उसके चेस बोर्ड में, जो आपका 64 स्क्वायर्स का बोर्ड होता है, मैक्सिमम पावर होती है वजीर के पास और रानी के पास। जी राजा के पास भी पावर नहीं है चेस पे। तो जी जी आप इसको लगा लीजिए कि इसमें वजीर कौन है और इसमें रानी कौन है। और अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो आपके जितने भी जियो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको जी आसानी होगी। कोई भी अगर एक कैंपेन को स्टडी करने के लिए अगर वो आइडेंटिफाई कर सके राजा कौन है, रानी कौन है और वजीर कौन है, तो सारा आपको जो पीसेस हैं, जो आपका जिक्सॉ इसको पजल हम जिसको बोलते हैं, वो आप सॉल्व कर पाएंगे।
जी, इसमें इसमें तो हिज़्बुल्लाह ने और हमास ने तो खुल के बोला था, थैंक यू ईरान। बाद में ईरान के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो बोला नहीं, नहीं हमारा कोई रोल नहीं है, ये हमारा रोल नहीं है। तो तो इसमें देखिए, जो जो ट्रेनिंग थी, जो अभी जो उन्होंने रॉकेट में गाइडेड लगाया है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो ईरान ने दी है। इनके पास जो पहले जो रॉकेट थे वो तो बिल्कुल मैनुअल थे। तो ये देखिए सारी दुनिया में हो रहा अब है। ये प्रूव हो चुका है कि जितना असला हिजबुल्लाह के पास है वो नॉर्थ कोरिया से आ रहा है। बिल्कुल, यहां से एक उनका वेस्टर्न नेशन से भी आ रहा है। बिकॉज देखो एक वर्ल्ड मार्केट है। वर्ल्ड मार्केट में जिसके पास पैसा है वो हथियार ले देगा, चाहे वो बिल्कुल। अमेरिका से खरीद रहा है, ग्रेट ब्रिटेन से खरीद रहा है, किसी भी खरीदे, कहीं से भी चैनल से होके आ रहा है, चाइना के चैनल से आ रहा है, किसी और चैनल से आ रहा है। तो हथियार इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, और जी, वो जी। है इनके पास। अभी प्रॉब्लम ये है कि आज अगर हम पूरे वर्ल्ड को एनालाइज करें नेहरा जी, देखिए जी। पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि रशिया इंटरेस्टेड है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हो जाए, जी, जी, जी। बिकॉज यूक्रेन को उतना ही सपोर्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया कि अब हमारे पास इतना दम नहीं है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कर सके। पोलैंड ने जी, बोल दिया है, रोमानिया ने बोल दिया है, स्लोवाकिया ने बोल दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि यूक्रेन की जो लड़ाई है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। वो गायब हो गया, मीडिया से भी गायब हो गया, उसके बारे में कोई बात उसको ही नहीं मीडिया कर से गायब हो गया। रहा। वो इसलिए गायब हो गया है क्योंकि वहां पे अब भी जेलेंस्की को वो बेचारा अकेला हो चुका है, और जी, उसको यूरोपियन यूनियन भी मदद नहीं कर रही है, नाटो तो छोड़ दो उसकी बात। अभी उसको डंप कर दिया गया बिकॉज उसने 2 साल लड़ाई ली, उसका जो है कोई नतीजा नहीं है, और उसको रशिया को चाहिए, वो अपना हासिल कर रहा है वहां पे। जी, जी, जी। ब्लैक सी में आज रशिया ने अपनी पूरी नेवल अपनी फ्लीट लगा दी है, और अपने किन्जर मिसाइल्स वो वहां पे डिप्लॉय कर दिए ब्लैक सी में। जी, जी। और अभी जो नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला है, बिकॉज अभी आजकल विंटर्स है, जी, तो विंटर्स में वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन, बिकॉज वहां का टेरेन ऐसा है कि आप अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जी, जी। और मार्च अप्रैल तक अभी पूरा एयर ऑपरेशन होगा, मिसाइल ऑपरेशन होगा, और बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा यूक्रेन को। जी, जी। घुटनों पे ला दिया जाएगा उनको, बिकॉज अभी अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अभी जो मिडिल ईस्ट में है, रशिया इसको सीरिया में बैठा हुआ है, रशियन आर्मी ऑलरेडी वहां सीरिया में है, साइजेबल नंबर में है, और कई सालों से रशियन आर्मी सीरिया में है। उनके जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, और वाइटल पॉइंट्स हैं, और वाइटल एरियाज हैं, उसको रशिया गार्ड करता है। और नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अमेरिका है, जी, जी। उनका बेस है वहां पे। और जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स अपना काम करता है। तो जी। सीरिया भी 2 भागों में बटा हुआ है, लेबनान भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो आपका नॉर्थ लेबनान को कंट्रोल करती है, और एक हिजबुल्लाह है जो साउथ को कंट्रोल करता है। नॉर्थ पोर्टल का तो जी, जी। आप देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड में तो किस तरीके से। और मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज एंड में ये चीज बताना चाहता हूं, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ चाइना स्ट्राइक्स ताइवान नाउ, बिकॉज अभी एक ऐसी हालत बन चुकी है कि यूनाइटेड स्टेट जाए तो कहां जाए फिर, लेकिन जनरल उसको साहब कितना जो फ्लैट बोलेगा वो। जी, जनरल साहब जो ताइवान में और जो चाइना में जो गैप है, वो करीब 300 किलोमीटर का गैप है। उसको क्या चाइना की कैपेबिलिटी है कि वो ताइवान को इन्वेड कर सके, और वो जो 300 किलोमीटर की जो गैप है सी रूट का, उसको क्रॉस करके वो इन्वेड कर सके बाई फोर्स, एयर फोर्स के थ्रू? ऐसा कैपेबिलिटी है चाइना में कि वो उसको चाइनीज आर्मी को अगर आप स्टडी करेंगे ना, पीएलए की फिलोसफी को, और इसका जो जी, जी जिनपिंग का जो व्हाइट पेपर है 2013 और 14 का, जी, जी, चाइना कभी भी कोई लड़ाई में शामिल नहीं होगा जब तक वो जो कन्विंस्ड है कि ये 100% में लड़ाई जीतूंगा। जी, और इसीलिए आज तक चाइना ने भारत पे हमला नहीं किया, जी, बिकॉज वो जानता है कि लड़ाई जीत नहीं सकता। जी, जी।
ताइवान के ऊपर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो जानता है वो लड़ाई जीत नहीं सकता है, बिकॉज अमेरिका है वहां पे, जापान को तैयार कर दिया है, साउथ कोरिया को तैयार कर दिया है, और जितना भी इंडो पैसिफिक ऑकस बना दिया है वहां पे, और उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूनाइटेड स्टेट्स के वहीं रहते हैं। तो जी, जी। वो जानता है कि अगर मैंने ताइवान पे हमला किया तो मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। जी, तो जी। इसीलिए उसने आज, वो अपने टाइम का वेट कर रहा है, वो एक वक्त पे करेगा। उसको आप देखेंगे भारत के ऊपर भी हमला होगा एक वक्त पे। जी, जी, वो जी। जब उसकी सिचुएशन स्ट्रांग अपनी करता रहेगा, आपने लद्दाख में देखा है कि उसने अपनी सिचुएशन को बहुत स्ट्रांग कर दिया। जी, जी, उसने जी। वहां पे गांव बसा दिए, उसने वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, उसने जी, वहां पे अपनी रॉकेट फोर्स, अपनी मिसाइल फोर्स, अपने बेसिस बना दिए, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लेस कर दिए हैं। तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, जी, जी, जी। भारत भी कर रहा है। तो हुँ। जब उसको लगेगा कि अगर मैं स्ट्राइक करूंगा और भारत इसको एक ऐसी सिचुएशन में होगा, वो रिटेलिएट नहीं कर पाएगा और मेरी इसमें जीत निश्चित है, तो वो भारत पे अटैक करेगा। सिमिलरली ताइवान के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए। आज वो जानता है कि ताइवान ने भी काफी तैयारी कर ली है, और जो है ना, अमेरिकन ने उसको उसको काफी सप्लाई कर दी। जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस थी, अभी वो कन्वर्ट हो गई है। जी, जी। अभी उनका एक नया डॉक्ट्रिन आ चुका है लड़ाई का, और अभी वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं, अमेरिका की मदद ले रहे हैं, हिंदुस्तान से बातचीत चल रही है, और बहुत कुछ हो रहा है। जी, जी। साउथ कोरिया को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए। जी। तो आप ये फिलीपाइंस के ऊपर यो नो फोकस है, और इंडोनेशिया के ऊपर फोकस है। तो अभी जो इंडो पैसिफिक में हम देख रहे हैं कि सारी सिचुएशन बदल चुकी है, और इसीलिए चाइना शांत है। जी। और अभी ये चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो ऑलरेडी एक फेलियर था, अभी उसको रिवाइव करने की कोशिश कर। आप जानते 3 दिन पहले इसको बीजिंग में मीटिंग हुई थी, 130 देश आए थे। जी, जी। आप एक आपने खास चीज नोट अपने करी है कि जी। पुतिन G20 में नहीं आया, जी, जी। और उसको ब्रिक्स में नहीं आया, पर वो चाइना गया हुँ। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए। तो ये इसका क्या सिग्नल है, मुझे बताइए। ये एक रीअलाइनमेंट हो रही है, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ और कोरिया, इस यस। और इसमें आप पाकिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहते हैं, बट अदरवाइज कोई उसमें दम नहीं है उस देश में। तो हम एक पूरी जो 90s में थी ना, एक कोल्ड वॉर सिचुएशन, जी, जी, जी। एक जो हम इसको बोलते थे कोल्ड वॉर, उस टाइम पे जब वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज थी साथ में, और जी, जी। नेटो थी, आपस में दोनों में लड़ाई थी। हुँ, अभी हुँ। एक सिमिलर जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी जो उभर रही है, और जी। ये पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में बंटने वाला है। जी, जी। अब ये देखना है कि हिंदुस्तान कहां जाता है। रशिया के साथ भी है, और जी, जी। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी। तो ये अभी आने वाले वक्त में बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, और जी, जी। मोदी जी की लीडरशिप के लिए। बट हम काफी उम्मीद रख रहे हैं कि हम ये इसको बैलेंस कर पाएंगे। जी, जी। जैन साहब, हम वापस एक बार इज़राइल के उस पे चलते हैं कि जो ये अटैक हुआ हॉस्पिटल का, उसमें मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि पहले वो जो बात ये कही थी मिसाइल गिरी है, ये बोला गया कि रशिया की इज़राइल की मिसाइल थी। बट बाद में न्यूज़ कन्फर्म हो गई, सैटेलाइट से पता चल गया कि वो जो है हमास के अलावा भी एक और टेररिस्ट ग्रुप है, छोटा टेररिस्ट ग्रुप है, उसकी मिसाइल थी। वो पार्किंग लॉट में गिरी थी हॉस्पिटल की, और उसके बाद पार्किंग लॉट के गिरने के कुछ सेकंड बाद हॉस्पिटल में धमाका हुआ। तो बहुत सारे मीडिया ने कंफर्म किया कि इज़राइल की है। अभी भी पूरे वर्ल्ड में एक संशय बना हुआ है कि ये इज़राइल की है या वो जो हमास के अलावा वहाँ एक टेररिस्ट ग्रुप है,
उसकी है। तो इस पे क्या मतलब टेक है हमारा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई ये मिसाइल एक्चुअली है किसकी है? नेहरा जी, एक जी, कहावत है, ट्रूथ इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन वॉर। जी, 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 सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। जी, कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सच्चाई सामने नहीं आती। आप जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी जब अटैक हुआ था, हॉस्पिटल्स पे भी हुआ था, बाकी जगह भी हुआ था, और एक अनुमान ये भी लगा रखा था कि वहां पे फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल हुए, केमिकल बॉम्ब इस्तेमाल हुए। तो जी, जी, सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। अब आप ये मान के चलिए कि जो पैलेस्तीन आपका इस्लामिक जिहाद है, जी, जी, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है कि इस ग्रुप ने ये जी, हादसा किया है, एक मिसफायर्ड रॉकेट जी, जो जी, जी, है कि ऑलमोस्ट 450 मिसफायर्ड रॉकेट्स हमास के फायर हुए हैं, जो पहुंचे ही नहीं इसराइल तक। जी, जी, वो गाजा की सरहद तक ही रह गए थे। तो वो एक थ्योरी है कि ये एक मिसफायर्ड रॉकेट है। जी, दूसरी एक थ्योरी है कि हर एक हॉस्पिटल में, हर एक मॉस्क में, हर एक ऐसी जगह में हमास ने अपने अंडरग्राउंड शेल्टर बना रखे। जी, 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 अब उनका जितना भी असला है वो इन हॉस्पिटल्स के नीचे है, जी, इनके बेसमेंट्स में है। जी, और अगर हमास का अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है इस एरिया से, जी, और कोई हमारी हमारी फौज में हमको ट्रेनिंग मिलती है, जी, और हमारे पास इक्विपमेंट होता है कि जहां से फायर आया हम उस कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, और जी, हम वहां पे जवाबी फायर देते हैं, जी, जी, बिकॉज हम उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जिसने हम पे फायर किया। जी, जी, तो ये एक असूल है लड़ाई का। और जी, हर एक फौज अगर करती है, अगर आप हॉस्पिटल से हम पे फायर करोगे जी, जी, और हमारे सोल्जर्स को मारोगे, जी, तो क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं, कोई चुप नहीं बैठे, कोई आर्मी चुप नहीं बैठेगी। हाँ, तो हम भी रिटैलिटरी फायर करेंगे, और उस हॉस्पिटल में अगर हमास ने वहां से फायर किया है तो उसमें रिटैलिटरी फायर हुआ तो नुकसान तो सभी का होगा उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दो थ्योरीज लेके मैं चल रहा हूं। जी, और कोई नहीं जानता सच क्या है, बिकॉज जी, जी। आजकल ये जितने भी ऑडियो वीडियो शेडियो जितने भी हैं, आप जानते हैं कि इनको कैसे डॉक्टर्ड जनरेट किया किया जा जाए। सकता है। हाँ, हाँ। बिकॉज टेम्पर्ड किया आजकल जा आजकल बिकॉज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जी, एक जी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है कि आप बिल्कुल बता भी नहीं पाओगे कि ये ये नेहरा जी बोल रहे हैं या इनकी इमेज बोल रही है। जी, 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 बिल्कुल, इसको वहां बिल्कुल। तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जी, 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 जी। तो अब ये जो लड़ाई है, ये कितने दिन चलेगी और क्या रुख लेगी? क्या मिडल ईस्ट का नक्शा बदलेगा इससे कुछ? देखिए, इसमें इस लड़ाई में कोई नक्शा बदलने वाला नहीं है, और ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। अगर जी, हम सोचते हैं कि हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। ये कुछ महीने की लड़ाई है। जी, सालों की नहीं मानता हूं मैं, महीनों की मानता जी, हूं, जी। बिकॉज इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमीज का बहुत नुकसान हो रहा जी, है, जी, जी, और कोई भी देश नहीं चाहेंगे, अरब देश भी नहीं चाहेंगे ये लंबी जाए। जी, वो जी, इसको बोल रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, इजिप्ट ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप 10 साल पहले डिक्लेयर किया। जी, जी, जॉर्डन ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जी, जी, इसको कई साल पहले। आज ये कैसे बोल सकते हैं कि हमास एक जस्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और इनके साथ गलत हो रहा है? आई जी, मीन, जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। और हम सब जानते हैं ये सब मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सोचते हैं कि हम अगर कुछ अगेंस्ट बोलेंगे तो हमको इसका बैकलैश होगा।
हमारे अपने वोटर्स भी हैं। देखिए, इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन भी सामने आती है कि हमारे देश में अगर गवर्नमेंट को अगर इजिप्ट में अगर प्रेसिडेंट सीसी को अगर वहां पे इलेक्शन में जीतना है तो उसको बोलना है जी, जी, ये डोमेस्टिक उसकी कंजम्पशन तो करना ही है उसको, हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बोलना है उनको। सारी जगह डोमेस्टिक कंपल्शन है, जी, जी। बिकॉज ये इजिप्ट और जॉर्डन तो इजराइल के साथ हाथ मिला चुके जी, 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 जी। और और आपने डिफरेंस हाँ, उसको और खत्म जो कर दिया। सऊदी अरेबिया ने हाथ जी, मिला दिया था और एज अ मैटर कोई ऑफ फैक्ट। जी, जी, कोई यू सी भी एज अ मुस्लिम मैटर ऑफ फैक्ट। कंट्री जी, 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 हाँ, आप कंप्लीट कीजिए, जी। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है ये। जी, इस हमले से पहले सऊदी अरेबिया और इजराइल एक एग्रीमेंट साइन कर रहे थे जिसको यूनाइटेड स्टेट्स करवा रहा था, और जी, जी, उसमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट का जिक्र था उस एग्रीमेंट में। ओके। एक पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए इजराइल को बना लिया गया था, और वेस्ट बैंक में एक एरिया आइडेंटिफाई कर दिया था कि यहां पे पैलेस्टीनियन का स्टेट बनेगा। और सऊदी अरेबिया इसीलिए इस एग्रीमेंट में आ गया कि सऊदी अरेबिया का जो उसका जो ओहदा बढ़ेगा एक के ये एक कंट्री है जिसने पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व कर दिया है, सॉल्व कर दिया, यस। और वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन जाए, और जी, ये ईरान नहीं चाहता था। जी, जी, और इसीलिए ईरान ने हमास को बोला कि अब तुम जाओ अंदर और गदर बचाओ। जी, जी, तो जी, ये एक लार्जर पिक्चर है, आपको समझनी चाहिए कि जी, वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है, होता नहीं है, सही बात। और जो होता है वो दिखता नहीं। जी, जी। जनरल साहब देखिए ना, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, लेकिन देखिए किसी ने भी पैलेस्टीन मुस्लिम को अपने यहाँ रिफ्यूजी स्टेटस देने से मना कर दी, इवन अंदर लेने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं अब लूंगा। देख लीजिए आप, हम ये अपने देश में बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, तो जी, अगर जी। आप उनके साथ हैं तो उनके रेफ्यूजी क्यों नहीं ले रहे आप उनको बचा क्यों नहीं रहे? जी, इजराइल उन पे गोले इसको दाग रहा है, और आपको इतना ही प्यार है उनसे, तो उनको बोलिए कि ओके ठीक है, आप हमारे देश में आ जाइए, हम जी, आपको पनाह देते हैं। सी, यूक्रेन की लड़ाई में 6 मिलियन रेफ्यूजीज पोलैंड ने लिए, जी, रोमानिया ने लिए, हंगरी ने लिए, स्लोवाकिया ने लिए, लातविया ने लिए। हाँ, उन्होंने मना नहीं किया, सबने अपने बॉर्डर खोले, सबने लिए। मना नहीं किया। ये लोग क्यों मना कर रहे हैं, इजिप्ट और जॉर्डन? ये बिकॉज हिपोक्रेसी एक है, इसकी हिस्ट्री है। हिपोक्रेसी है। नहीं, इसकी हिस्ट्री है। 1967 में जब इसराइल ने वेस्ट बैंक पे कब्जा किया था, तो 5 लाख पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने रेफ्यूजी बनाया और अपने देश में अलाउ किया, और यही पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डन के साथ लड़ाई शुरू करी और उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी। जॉर्डन को जॉर्डन को उनको निकालना पड़ा। और जनरल जियाउल हक ने गोलियों से भून डाला उनको। हाँ, तो ये एग्जाम्पल इसको इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है जी, 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 कि ये जॉर्डन के साथ हुआ है, ये हम अपने देश में अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ भी होगा। जी, 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 जी। और सो दैट इज द गेम। पाकिस्तान पाकिस्तान जो सबसे बड़ा अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है पिछले 75 ईयर से, उनके अपने जनरल जिया उल हक ने पैलेस्टीनियन को गोलियों से मारा। ब्लैक सितंबर, सितंबर आई थिंक नाम है, या ब्लैक फ्राइडे नाम है उसका। तो पैलेस्टीनियन को मारा और जॉर्डन में मारा। हाँ, तो ये सारी हिस्ट्री है, आप बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है, और ये इसीलिए इनको लेना नहीं चाहते। और अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूं एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट ये होगा कि हमास के जितने भी लोग, उनको आइडेंटिफाई करके मार दिया जाएगा। जी, 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 गाजा स्ट्रिप को और छोटा कर दिया जाएगा, जी, 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 और वहां पे एक बफर जोन क्रिएट होगी, बिकॉज इसराइल नहीं चाहेगा कि दोबारा से ऐसी चीज हो।
तो जी, जो जी। इनकी जो फेंसिंग है, जी, जी। वो अभी देखिए जहां पे फेंसिंग लगी है, जी। फेंसिंग के अंदर 2-3 किलोमीटर के अंदर इनके सारे गांव बसे हुए हैं। जी, जी। अभी ये फेंसिंग एक वहां होगी और एक और आगे होगी, जी, जी। 10-15 किलोमीटर आगे। जी, जी, जी। और अगर फर्स्ट फेंसिंग को वो पार करेंगे तो इज़राइल अभी रेडी रहेगा कि इनको ठोकने के लिए। जी, जी, तो जी, जी। इसीलिए अभी पैलेस्टीनियंस का हाल और भी बुरा होने वाला है। ऑलरेडी इतने से एरिया में इतने लोग रहते थे, 22 लाख लोग रहते थे इतने से 22 एरिया लाख में। लोग बिल्कुल। अभी वो 35 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का एरिया आपका 22 किलोमीटर बाय 8 किलोमीटर का एरिया बन जाएगा। जी, 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 जी। तो उसमें और जितना नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, उनको रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा? जी, जी, जी। तो वेस्टर्न पावर्स आएगी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, नेटो जी, आएगी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको जी, नेटो जी। का एक उसको ग्रुप आएगा जो इनको दोबारा से रीसेटल करेगा। जी, बिकॉज जी। अल्टीमेटली ये होने वाला है। जी। और इस पे रशिया भी आएगा, उसका भी एड मिलेगा। बिकॉज पैलेस्टीनियंस के लिए सारे लोग आएंगे और अपनी सहानुभूति जताने के लिए। और अल्टीमेटली अपना इजराइल अपना अपना बदला, अपना जो भी जो चाहता था वो अपना पूरा करके वापस जाए। जी। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आए हुए हैं इज़राइल में, उनका क्या रोल रहने वाला अमेरिका का अब कि इसको पीस पीस की तरफ ले जाएँगे या वो हमास को और इनको वो फंडिंग करते रहेंगे और इज़राइल को वो आर्म्स सप्लाई करते रहेंगे, मतलब दोनों साइड से बैटिंग करते रहेंगे? अभी देखिए, एक तो कोशिश ये रहेगी कि हमास का खात्मा हो जाए और इनके जी, जी। जितने भी लीडर्स आज कतार में हैं, छुपे हुए जी। हैं दोहा में, एक एक करके इनको मारा जाए। जी, जी। ये इनको नहीं छोड़ा जाएगा। 2-3-4 साल में आप देखेंगे ये जो सारे इनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। जी, जी, जी। बट मेरा एक ही मुद्दा है आपके चैनल में आपके व्यूअर्स को जी। बताने का कि आपने हमास को खत्म कर दिया, एक और हमास कल खड़ा हो जाए। बिल्कुल। बिकॉज इसकी जड़ है ईरान में। जी, जी, जी। जब तक आप ईरान को नहीं खत्म करोगे, ये प्रॉब्लम टेम्पररी रहेगी। जी, जी, जहां जी। पे जो सांप का जो फन है वो ईरान है। जी। जब तक आप उसका गला नहीं काटोगे, ये चीज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो जी। इसको मेरा बस यही मान। जी। तो क्या नेक्स्ट टारगेट जैसे अभी 2 उसने एयरक्राफ्ट अपने कैरियर भेजे हैं अमेरिका ने इज़राइल के लिए, तो क्या नेक्स्ट टारगेट ईरान होगा उसको डीन्यूक्लियराइज़ करने के लिए? एब्सोल्युटली आप देखेंगे और ये भविष्यवाणी आप इसको ले सकते हैं मेरे से, मैं आपको दे सकता हूं जी, कि जी। अभी ईरान के ऊपर कब्जा और टाइट किया जाए। ऑलरेडी ऑलरेडी सैंक्शन तो चल ही रहे हैं, जी, जी, जी। अभी और सैंक्शंस होंगे। और फिर ये गुटबाजी चलेगी, रशिया चाइना ईरान, इसी ये चीजें तो अब आपकी जी, चलती जी। रहेगी। जितना अमेरिका इसको कंट्रोल कर सकता है करेगा। अब ये अमेरिका की भी कंपल्शन, अगले साल इलेक्शंस है और जी। अगर उस इलेक्शन में ट्रंप आ जाता है तो सारी कहानी बदल जाएगी। जी, जी, जी। तो, 360 हो देखते हैं जाएगी। क्या होता है। जी, जी। देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो ईरान का जो गठजोड़ है या अब एक जो नई जो डेवलपमेंट हो रही है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो अनपॉपुलर है। उसको 5 या 10% ही ईरानी पसंद कर रहे हैं, बाकी 90% ईरानीज़ उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे बड़े सारे जो है वो अमाना वो अमीनी करके जो लड़की की डेथ हुई थी, मोरल पुलिसिंग जो थी, उसको ब्रूटल टॉर्चर करके मार दिया था। उसके बाद जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ बुर्के को लेकर, वो जो उसका भारत में भी एक ब्रिगेड है जो बुर्का चाहती है, महिलाओं को टेंट में काले टेंट में कैद करना चाहती है। तो वहाँ की जो क्या लीडरशिप बदलेगी अमेरिका के प्रेशर से? क्योंकि वहाँ की लीडरशिप को आज की जनता जो ईरान की है वो चाहती नहीं है। देखिए, तालिबान की गवर्नमेंट को अफगानिस्तान के लोग पसंद करते हैं। नहीं, 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 कोई नहीं तो करता। अमेरिका तो अमेरिका ने क्या कर दिया? छोड़ के आ अभी गया।
20 साल से अमेरिका ने तालिबान तो से पावर हाँ, लेकर 20 साल बाद तालिबान को ही दे दी। तो अ, ये जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं, ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल। अनार्की है वहां पे। हाँ, बिल्कुल। पहले इसको मोनार्की बोलते थे, आजकल इसको कोई अनार्की बोलते हैं। एनार्की ही है, तो, बिल्कुल। हाँ, तो अनार्की में आप लोगों की कहाँ चलती है? चाइना में लोगों की चलती है? नहीं, नहीं, नहीं। तो इसको कहीं नहीं चलती। तो इन जितने भी ये आप देश इसको देख रहे हैं, जी, ये एक बिल्कुल अनार्की है। और ज्यादातर आप जितने मुस्लिम देश देख लीजिए, जी, जी, तो वहां पे इलेक्शन नाम के होते हैं, जीतते यही लोग हैं। और जो अपना सर अगर उठाता है इनके उसको विरोध में, उसका सर काट दिया जाता जी, जी। है। तो ये चीज आप बिल्कुल मान के चलिए कि ये इनकी जो हुकूमत है वो बदलेगी नहीं। ओके। एक खोमेनी अगर जाएगा तो दूसरा आएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलता रहे। जी, जी। तो जनरल साहब, आखिरी सवाल ये है कि अब भारत पर इसका क्या असर देखते हैं आप? ये लड़ाई है इकोनॉमी के साथ-साथ मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि अब ग्लोबल विलेज में कोई अछूता नहीं है एक लड़ाई से। मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसका तो एक आपका सेपरेट प्रोग्राम भी कर सकते हो। अभी जी, पॉइंट ये है कि कोई इकोनॉमी इस सिचुएशन के साथ ऐसी नहीं होगी जो अफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल। आपके आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए। आज डॉलर ऑलरेडी $90 बैरल को पार कर गए। कल हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला था कि $95 तक हम इसको झेल पाएंगे। अगर इसके पास होगा तो हमको भी अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हमको बढ़ाने पड़ेंगे। आपका जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपका बनना था, वो आपका बन नहीं पाएगा। बिकॉज वो एक G20 का एक बिल्कुल एक इसको अहम अचीवमेंट मैं मानता हूं उसको। जी, जी, जी। तो तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज अफेक्ट होंगी। आपका जो ट्रेड होता है मेडिटेरेनियन सी से, आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, आपकी प्रीमियम्स बढ़ेंगे, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सारे इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। तो जी, मैं इस पे भारत के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। बट एक सिल्वर लाइनिंग हमारी ये है कि हम रक्षा के साथ है। तो हमारा जो 53% का जो क्रूड ऑयल का हमारा इंपोर्ट है रशिया से आता है। जी, तो जी, हमको वो जो इतना इम्पैक्ट हमको झेलना नहीं पड़ेगा जो बाकी कंट्रीज को झेलना पड़ेगा, जी, जो रशिया के साथ नहीं है। वेस्टर्न नेशंस की बात कर रहा हूं मैं। जी, 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 तो तो ऐसा है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा काफी देशों में तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जी, पर इंडिया पे इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। जी, पर वो इतना इसको इसको ज्यादा नहीं होगा। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लड़ाई 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगी। जी, तो इसको आने वाले वक्त में एक मेरी असेसमेंट है कि ये 1-2 महीने की बात है। उसके जी, बाद स्टेबिलिटी आ जाए। जी। अंत में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ले ले, एक ही क्वेश्चन हाँ है। जी, हाँ जी, प्लीज। ये जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि माना हमास 4 किलोमीटर के एरिया में बफर जोन में आ जाएगा, परंतु हिजबुल्लाह और आतंकवाद और मुस्लिम जनसंख्या का क्या बफर जोन बनाएगा इजराइल? ये पूछ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, हजबुल्ला तो लेबनान में है, जी, और उसका बफर जोन तो बन नहीं सकता, क्योंकि इसराइल को लेबनान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसराइल करेगा नहीं। जी, और लेबनान से इसराइल को ऐसा कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, बिकॉज जी, वो गाजा के साथ वो जो उसकी जो बाउंड्री है वो एक्चुअली इसराइल के साथ नहीं आती। जी, वो गाजा स्ट्रिप के साथ उसकी बाउंड्री, तो ऐसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है।
और वो इसको लेबनान से उसको ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं है, और लेबनान आर्मी कोई इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो इजरायल आर्मी का मुकाबला भी कर सके। तो जी, जी। वो थ्रेट और वो जो बफर जोन अगर है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो लेबनान के साथ क्रिएट नहीं होगा। जी, वो खाली वहीं पे क्रिएट करेंगे जहां पे इजराइल की बाउंड्री एक दूसरे देश के साथ, एक दूसरे एरिया के साथ आमने सामने है, बिकॉज जी, वहां से थ्रेट आ सकता है। जी, जी, और इसको जैसे आप, अगर मैं आपको रशिया यूक्रेन का भी एग्जांपल दूं, हम जो डॉनबास का एरिया देख रहे हैं, जो उनका साउथ ऑफ यूक्रेन का और ईस्ट ऑफ यूक्रेन का एरिया देख रहे हैं, तो जी, ये पूरा डॉनबास का एरिया एक तो बफर जोन रशिया ने बना ली है। जी, 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 और जो नाइपर रिवर है, वो उसके इस तरफ है, पूरी अपनी जो अपनी बाउंड्री वो रशिया उधर बनाएगा, एक बफर जोन बनाएगा कि अगर कल यूक्रेन से या कहीं और से हमला आता है, तो ये जो बफर जोन में ही हम दुश्मन को रोकेंगे और हम उसको अपने बॉर्डर तक नहीं आने देंगे। जी, बफर जोन का यही मतलब है, और कोई मतलब। जी, जी, ठीक। थैंक यू जनरल साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इतना समय दिया हमें, और मैं आशा करता हूँ कि हम भविष्य में अगले वीक में फिर से एक बार मिलेंगे और जो नई डेवलपमेंट्स होंगी वो दर्शकों तक लाएँगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पीओके के ऊपर भी एक एपिसोड करें, ताकि लोगों को पता लगे कि पीओके में अभी क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम पीओके बहुत के कुछ हो ऊपर रहा है वहां। जी, जी, हाँ, बहुत पीओके कुछ हो रहा है वहां। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा लगा। जी, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक शपा यू सर। खैर, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर, थैंक यू। जय